हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 को। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के अंदर कुछ नई गाइडलाइंस को डाला गया है और कुछ गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस किए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस को हटाया गया है बाय द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स जो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। अर्लियर हमने स्टडी किया है कि काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में इन टोटल पहले 12 चैप्टर्स थे। नाउ अब इसमें 5 नए चैप्टर्स और ऐड किए गए हैं और टोटल अब 17 चैप्टर्स हो गए हैं, जिसमें से 2 चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ओमिट है। चैप्टर नंबर 12 को रिपील किया हुआ है। इसके अलावा जो मेजर चेंजेस हैं वो हैं चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 10 में एंड चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17 ये इन गाइडलाइंस में और ऐड किए गए हैं। लेकिन एज सच ये पहले भी प्रोविजन एग्जिस्ट करते थे, वो अलग अलग क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशंस के थ्रू थे। अब कोड ऑफ एथिक्स में इनको काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 का पार्ट बना दिया गया है। मैं आपके साथ एक एक गाइडलाइंस के बारे में जिनमें चेंज हुआ उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिनमें चेंज नहीं है वो मैं आपको एक बार हल्का सा रिमाइंड कराता रहूंगा कि इसमें क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है, जो एक एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एन एम्प्लॉय उसको ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना है एंड शेल नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क और कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। गाइडलाइन नंबर 3 पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसको मैं आपको कह देता था कि ये रिडंडेंट है। अब नए कोड ऑफ एथिक्स में इसको ओमिट ही कर दिया गया है। गाइडलाइन नंबर 4 opinion on financial statement of an entity in which the relative is having the substantial interest। अब इस गाइडलाइन को ओमिट कर दिया गया है और यदि रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है देन वो क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल के अंदर ही कवर होगा। पहले कंफ्यूजन होती थी कि मेंबर, उसका पार्टनर, फर्म क्लॉज 4 में कवर होते थे, रिलेटिव चैप्टर 4 ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस में था। अब सारा की सारी चीजें ही इन्होंने सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 4 में डाल दिया। दैट मीन्स यदि एक मेंबर इन प्रैक्टिस एक ओपिनियन देता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इन विच ही और हिज पार्टनर और हिज फर्म इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, देन वो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। क्लॉज में तो आज भी यही लिखा है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देकर बोल दिया गया है कि यदि रिलेटिव का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस एंटिटी में प्रैक्टिसिंग सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देगा तो वो क्लॉज नंबर 4 के अंदर ही कवर कर लिया जाएगा। बस, तो यहां से गाइडलाइंस में से चैप्टर नंबर 4 ओमिट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में कोई चेंज नहीं है किसी भी तरह का। चैप्टर 7 इसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया गया था और वो क्या चेंज किया गया था कि जो सिक यूनिट है उसकी एक डेफिनेशन को बताया गया। पहले हम सिक यूनिट को पढ़ते थे सिंपल, एक नेगेटिव नेटवर्थ। अब इसमें एक पॉइंट और डाल दिया गया, सिक यूनिट shall mean a unit registered for not less than 5 years जिसके एक्यूमुलेटेड लॉस नेटवर्थ के बराबर या उससे ज्यादा है। दैट मीन्स नेगेटिव नेटवर्थ। मेन पॉइंट जो डाला गया है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 में, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के केस में जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट है वो एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी चलती थी। लेकिन अब इसमें
एक नई लिमिट डाल दी गई है। अब वो नई लिमिट क्या डाली गई है उसकी बात करते हैं। नई लिमिट में कहा गया कि जो स्पेसिफाइड नंबर है ऑडिट असाइनमेंट्स का, दैट इज 30 ऑडिट असाइनमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 पर्सन कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। नाउ इस पॉइंट को अब हमें डिटेल में स्टडी करना है। डिस्कशन हम कर रहे हैं किसके ऊपर? चैप्टर 8 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। मैं आपको पहले तो एक लिमिट याद दिला दूं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, एक्सक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज having paid up capital less than 100 crore, one person company, small company एंड डोरमेंट कंपनी। ये लिमिट है जो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी ने बता रखी है कि आप इन 4 एंटिटीज को एक्सक्लूड करके चलते हैं। प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अब जो लिमिट लगाई गई है नई, और वो लिमिट क्या लगाई गई? चैप्टर नंबर 8 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। इसके अंदर क्या लिमिट लगाई गई? इसमें जो लिमिट लगाई गई है दैट इज 30 कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज with exception of 1 person company and dormant company। तो अब हमारे पास 2 तरह की लिमिट हो गई हमें जिनका कंप्लायंस करना है। तो अब मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा जहां पर हम देखेंगे क्या कोई मिसकंडक्ट है, कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। नंबर 1 पब्लिक कंपनीज होंगी कुछ। नंबर 2 प्राइवेट कंपनीज होंगी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। नहीं, मैं पहले इसको चेंज करता हूं। जिनकी पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़ है। प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ 1 पर्सन कंपनी, कुछ डोरमेंट कंपनीज और कुछ स्मॉल कंपनीज। सिचुएशन 1, 10 पब्लिक कंपनीज की ऑडिट है,
10 प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़ है, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, 5 है ऐसी ऑडिट। 1 पर्सन कंपनी की 10 ऑडिट है, डोरमेंट कंपनीज की 20 ऑडिट है, स्मॉल कंपनीज की 4 ऑडिट है, 4 ऑडिट है। नौ, अब मुझे बताएं, नंबर 1, क्या कंपनी लॉ का कंप्लायंस है? कंपनी लॉ के अंदर मैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़ है उनको कंसीडर करके चलता हूं। ये 4 एक्सेप्शन में आ जाती हैं। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट, स्मॉल, ये 4 एक्सेप्शन में है। तो कंपनी लॉ के हिसाब से 10 + 10 20 ऑडिट की जा रही है, कंप्लायंस है। ओके, काउंसिल गाइडलाइंस के हिसाब से पब्लिक इंक्लूड होंगी 10, प्राइवेट इंक्लूड होंगी जिनकी पेड अप कैपिटल जो मर्जी हो, 10 ये, 5 ये, 10 100 करोड़ से ज्यादा, 5 लेस देन 100 करोड़। क्या 1 पर्सन कंपनी आएगी? नहीं आएगी। डोरमेंट आएगी? नहीं आएगी। स्मॉल आएगी? स्मॉल आएगी, स्मॉल आएगी। टोटल 29। क्या कंप्लायंस है? जी हां, कंपनी लॉ का भी कंप्लायंस है एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का भी कंप्लायंस है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, 10 पब्लिक कंपनी, 8 प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 100 करोड़, 11 प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, 8 ओपीसी, 7 डोरमेंट, 4 स्मॉल कंपनीज। अब बात करते हैं, क्या कंपनी लॉ का कंप्लायंस है? कंपनी लॉ के लिए मुझे पब्लिक देखनी है, प्राइवेट देखनी है जिनकी पेड अप कैपिटल मोर देन 100 करोड़ है। टोटल हो गया 18 एंड काउंसिल गाइडलाइंस के हिसाब से लिमिट पब्लिक, प्राइवेट सारी, ओपीसी नहीं आएगा, डोरमेंट नहीं आएगा, स्मॉल आएंगी 4, 10 + 8 18 + 11 29 + 4 33। क्या कंप्लायंस हो रहा है? नो। 3 कंपनीज की ऑडिट ज्यादा है, यहां पर कंप्लायंस नहीं हो रहा। तो इनको कौन सी 3 ऑडिट छोड़नी है? कोई भी 3 ऑडिट छोड़ दो। एज सच कंपनी लॉ का तो कंप्लायंस हो ही रहा है, तो यदि आप पब्लिक छोड़ोगे तब भी कंपनी लॉ का भी कंप्लायंस है, काउंसिल गाइडलाइंस का भी कंप्लायंस हो जाएगा। तो आपको दोनों कंप्लायंसेस को इंश्योर करके चलना है एट द सेम टाइम। अच्छा, यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, कंपनी लॉ में एग्जम्पशन एक कंडीशन पर मिलती है कंपनी लॉ के अंदर, और वो कंडीशन क्या है? नो डिफॉल्ट। किस चीज का? सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेक्शन 92 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का। तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं नो डिफॉल्ट 137 का एंड 92 का। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कुछ तो पब्लिक कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, कुछ प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, लेकिन
डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है किसका, 137 या 92 का। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 100 करोड़, कोई डिफॉल्ट नहीं है। स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डॉर्मेंट। सिचुएशन 1, पब्लिक कंपनीज 10, 4, 3, 5, 8। अब देखो काउंसिल गाइडलाइंस और 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। जहां तक सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी की बात आ जाती है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, डी, ई, एफ, जी, काउंसिल गाइडलाइंस के लिए हमें कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, और चार्ट और कंपनी एक्ट के सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के लिए कहां से कहां तक का टोटल करूं। फॉर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, मुझे एग्रीगेट करना है किसका, ए का, बी का एंड सी का, और ये एग्रीगेट 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 मुझे एग्रीगेट करना है ए का, बी का, सी का, डी का एंड ई का, और ये एग्रीगेट 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 30। नाउ अब इस केस में देख लो, ए बी सी का टोटल कितना है, 17 है। ओके, कोई इशू ही नहीं। ए बी सी डी ई 10 + 4 14 + 3 17, 17 + 5 17 + 5 22 + 8 30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप जितने मर्जी एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए और यह ना लिखा हो कि प्राइवेट कंपनी का डिफॉल्ट है या नहीं है, आप एज्यूम करेंगे कोई डिफॉल्ट नहीं है। 10, 9, 6, 1, 0, 0, 0। अब बात कर लो जरा कंपनी लॉ की। फॉर कंपनी लॉ टोटल करो ए बी सी का, 10 + 9 + 6 25। क्या वायोलेशन हुआ? जी हां, वायोलेशन हुआ। फॉर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस टोटल कर लो ए बी सी डी ई, 10 + 9 19 + 6 25 + 1 26। कोई वायोलेशन है? नहीं, कोई वायोलेशन नहीं, नो वायोलेशन। पहले केस में किसी की वायोलेशन नहीं थी, दूसरे केस में कंपनी लॉ की वायोलेशन है। अब मैं तीसरा केस लेता हूं। 12, 8, 0, 5, 8, 15, 20। फॉर कंपनी लॉ लिमिट क्या होगी? पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल मोर देन 100 करोड़ है, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है लेकिन डिफॉल्ट है 137 या 92 का। देन 12 + 8 20,
no violation. For Council General Guidelines 12 plus 8 20, 20 plus 5 25 plus 8 33, ये 33 ऊपर चला गया, नो वायोलेशन। ओ सॉरी, इसमें क्या हो गया, वायोलेशन हो गया, वायोलेशन ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस, काउंसिल गाइडलाइंस का वायोलेशन हो गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं फोर्थ, 12 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 45। कंपनी लॉ के लिए टोटल कर लो पहली तीन कैटेगरी का, 12 प्लस 11 प्लस 1 24। क्या वायोलेशन है कंपनी लॉ का? जी हां, कंपनी लॉ का वायोलेशन है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के लिए टोटल कर लो, ट्वेल्व प्लस 11 प्लस 1 24, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 4 38। किसी टोटल में गलती हो गई हो तो अपने आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना। ठीक, कोशिश की है मैंने कि शायद ठीक टोटल किए हैं, बट हो सकता है कोई गलती हो गई हो। क्या वायोलेशन हुआ? जी हां, वायोलेशन हुआ है। तो मैंने 4 एग्जाम्पल आपके साथ लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी का वायोलेशन नहीं है, जो आइडियल केस है, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए को इंश्योर करना है। पॉइंट 2 में कंपनी लॉ की वायोलेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट 3 के अंदर काउंसिल गाइडलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर वायोलेशन है, कंपनी लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फोर्थ एग्जाम्पल में दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम है, कंपनी लॉ में भी, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर भी। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हमारी ड्यूटी बनेगी टू इंश्योर कि जो ये लिमिट्स बताई गई हैं, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के अंदर हो, या ये लिमिट काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के चैप्टर 8 के अंदर की लिमिट हो, हमें इनके कंप्लायंस को इंश्योर करना है। ये प्राइमरी वर्किंग थी मेन। बाकी कि ये एक मेंबर के लिए होती है, फर्म है तो एक पार्टनर के लिए है, ब्रांच और हेड ऑफिस एक ऑडिट काउंट होगी, ब्रांचेस हैं एक से ज्यादा एक ही एंटिटी की, वो भी एक काउंट होगी, एक पर्सन एक से ज्यादा फर्म में पार्टनर है तो सबका एग्रीगेट देखा जाएगा। जो आप इन जनरल टैक्स ऑडिट की लिमिट के अंदर पढ़ते हैं, वही सारी बातें चैप्टर 8 की गाइडलाइंस के अंदर भी कवर होती हैं। तो मैं एक बार आपको उनकी रीडिंग भी करा देता हूं मेन नोट्स में से। जो हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी वो इन पॉइंट्स पर थी, लिमिट्स के ऊपर थी, जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 8 स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, ये मैं आपको बुक में से एक बार रीड करा देता हूं। कोई अलग से और पॉइंट नहीं आएगा, जो मेन पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया। A member of the institute in practice shall not hold at any time appointment of more than specified number of audit assignments of companies under section 141 of the Companies Act 2013। एक तो ये बात कही कि कंपनी लॉ का कंप्लायंस करो। नंबर 2, इन केस ऑफ अ फर्म जो स्पेसिफाइड नंबर होगा ऑडिट असाइनमेंट का, that will be considered for every partner of the firm। तीसरा पॉइंट, यदि फर्म का कोई पार्टनर किसी दूसरी फर्म के अंदर भी पार्टनर है, aggregate number of audit assignments that are accepted on behalf of that partner in aggregate should not exceed the specified number। The number of audit assignments which may be taken for all the firms together in relation to such partner in aggregate shall not exceed specified number of audit assignments। यदि
किसी फर्म का एक पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ऑडिट को एक्सेप्ट करता है, देन आल्सो एग्रीगेट नंबर जो फर्म ने उसके बिहाफ पर एक्सेप्ट किया और जो इसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट एक्सेप्ट की कंपनीज की, उनका एग्रीगेट नंबर भी स्पेसिफाइड नंबर के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एग्रीगेट shall not exceed the specified number। स्पेसिफाइड नंबर काउंसिल गाइडलाइंस के लिए क्या बताया गया? 30 ऑडिट असाइनमेंट वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज और अदर, एक्सेप्शन सिर्फ 2 की है, 1 पर्सन कंपनी एंड डोरमेंट कंपनीज की। एंड फर्म के केस में 30 ऑडिट असाइनमेंट्स पर पार्टनर इन द फर्म। In computing specified number of audit assignment, the number of audit of such company which he or any partner has accepted, whether singly or in combination with another chartered accountant। ज्वाइंट ऑडिट के केस में ये दोनों जो ज्वाइंट ऑडिटर है उनके लिए अलग अलग ऑडिट कंसीडर होगी। हेड ऑफिस एंड ब्रांच के केस में ये एक ऑडिट मानी जाएगी, प्रोवाइडेड हेड ऑफिस एंड ब्रांच की ऑडिट एक ही सीए कर रहा है। और यदि कंपनी की ब्रांचेस है एक से ज्यादा, तो एक सीए एक या एक से ज्यादा ब्रांच की ऑडिट कर रहा है लेकिन हेड ऑफिस की ऑडिट नहीं कर रहा, तब भी ये एक ऑडिट मान ली जाएगी। 1 or more branches of the same company by 1 CA or firm of CA shall be considered as again 1 audit। Number of partners of a firm on the date of acceptance of audit assignment shall be considered कि फर्म कितनी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है। यदि फर्म का कोई पार्टनर एम्प्लॉयमेंट में है वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम, फर्म उसके बिहाफ पर कोई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यदि पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर है, इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। ये सारी बातें बिल्कुल कॉमन है, जो पहले भी थी, आज भी है, टैक्स ऑडिट के अंदर भी है, कंपनी ऑडिट के अंदर भी है। एक रिकॉर्ड बनाना है ऑडिट असाइनमेंट्स का, जिसमें आप नेम ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, अपने इन रिकॉर्ड्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 8 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक वैसे तो पहले भी कभी नहीं आए हुए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, जिसमें अब आप 4 नंबर मेंशन करेंगे, नेम ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ऑफर। एक क्वेश्चन और आया है नवंबर 18 में, जे हैज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स ऑन द ग्राउंड दैट ही इज कंडक्टिंग लेसर नंबर ऑफ ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी डज नॉट मैटर। यदि आप जितना नंबर है उतनी ऑडिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हो, उससे कम कर रहे हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 4 चीजें, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये रिकॉर्ड तो आपको बनाना ही बनाना है। बेशक ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर चेंज तो एक छोटा सा था, बस ये एक 30 की लिमिट लिखी थी, लेकिन अपने आप में बहुत सारे पॉइंट्स बना देता है। चलिए अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। चैप्टर नंबर 10 मैं आपको एक बार मेन बुक में से रीड करा रहा हूं। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इन प्रैक्टिस
और ए फर्म और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर और पार्टनर, मेंबर या पार्टनर का रिलेटिव, ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, shall not accept the appointment as auditor of a concern. Relative of the member or partner shall not accept, while indebted to the concern or given any guarantee, provide any security in connection with indebtedness of any third person to the concern for the limit fixed in the statute and in other case exceeding ₹1 lakh। पहले ये लिमिट 10,000 रुपए की हुआ करती थी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसकी मैं आपके साथ थोड़ी सी और फर्दर डिस्कशन करूंगा। चैप्टर नंबर 10 इनडेटेडनेस के ऊपर। इनडेटेडनेस के ऊपर, यदि एक मेंबर या उसका पार्टनर या उसकी फर्म या रिलेटिव ऑफ मेंबर और पार्टनर, 4 वर्ड यूज किए गए, किसी एंटिटी में इनडेटेड है, मींस उधार ले रखा है, या गारंटी दे रखी है फॉर इनडेटेडनेस ऑफ, गारंटी दे रखी है फॉर इनडेटेडनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, या तीसरा केस प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी in connection with indebtedness of any other person। सो ये 3 पॉइंट, खुद इंडेटेड है या गारंटी दे रखी है या सिक्योरिटी दे रखी है किसी कंपनी को, किसी एंटिटी को, किसी भी एंटिटी को, और वो अमाउंट जो लॉ में बताया गया है, लॉ में बताया गया है, या 1 लाख रुपीस को एक्सीड करता है, यदि लॉ में नहीं बताया गया तो। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या कंपनी लॉ में कोई लिमिट बताई गई है? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी, रीड विद रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, उसमें लिमिट बताई गई है। जी हां, बताई गई है। कितनी? 1 लाख रुपीस तक की। मैं बात करता हूं सेक्शन 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, along with सेक्शन 288, जहां पर अकाउंटेंट की डेफिनेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। कोई लिमिट बताई गई है? नील। कहा गया है इंडेटेडनेस होनी ही नहीं चाहिए। किसकी? मेंबर की या पार्टनर की। हां, रिलेटिव के लिए वहां पर भी 1 लाख रुपए लिखे गए हैं। यदि ऑडिट किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर हो रही है तो आपको यह लिमिट्स चेक करनी है। यदि इस लिमिट के बियॉन्ड इंडेटेडनेस है तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी। लेकिन यदि आप किसी और लॉ के अंदर ऑडिट कर रहे हैं जहां पर एज सच कोई लिमिट नहीं बताई गई, मान लीजिए जीएसटी लॉ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, वहां पर मान लेते हैं कोई लिमिट नहीं बताई गई, नहीं बताई गई तो काउंसिल गाइडलाइंस ने कह दिया 1 लाख रुपया मान लो तुम।
1,00,000 रुपए से कम की उधार है, 1,00,000 रुपए से कम की गारंटी है, अप टू 1 लाख की सिक्योरिटी है, 1,00,000 रुपए तक की, तब तो कोई बात नहीं, ऑडिट एक्सेप्ट कर लो। 1,00,000 रुपए से ज्यादा की उधार है, 1,00,000 रुपए से ज्यादा की गारंटी है, 1,00,000 रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी है, तब मिसकंडक्ट अराइज हो जाएगा। सो 1,00,000 रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,00,000 रुपए से ज्यादा की इनडेटेडनेस पर, गारंटी पर या सिक्योरिटी देने पर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी, और यदि ऑडिट एक्सेप्ट की जाती है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके ऊपर भी आई थिंक सो शायद से 1 या 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उनको भी कवर कर लेते हैं। यह क्वेश्चन में 9 का है और स्टडी मटेरियल का है, चलो स्टडी मटेरियल वाला ही पढ़ते हैं। डी 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट कर रहा है एक पार्टनरशिप फर्म की, पर 2,50,000 की ऑडिट फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पर रिसीव की। प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होती है? बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्म, जितना काम पूरा हो गया उतनी फीस ले ली, एडवांस नहीं ली। एडवांस फीस को उधार, इंडेटेडनेस माना जाता है। प्रोग्रेसिव बेस पर आप फीस लेते हैं, वो उधार नहीं है, क्योंकि आप काम कर चुके हैं इतना। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द ईयर एंडिंग March 20, ऑडिट रिपोर्ट 25 मई को साइन हुई। इसने एडवांस थोड़ी लिया है, इसने तो अपनी जो फीस ली है वो किस बेस पर ली है? प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर ली है। प्रोग्रेसिव बेसिस पर फीस चार्ज करते हैं, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एनी इनडेटेडनेस, तो कोई मिसकंडक्ट नहीं होगा। मिस्टर डी विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, नहीं ठीक है, इनकम टैक्स लॉ के अंदर है ना ये तो, ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गिल्टी कैसे बनाया? क्लॉज 1 बीइंग डिस्क्वालिफाइड एज इनडेटेड टू द असेसी ड्यू टू एक्सप्लेनेशन, आ गया नीचे पॉइंट आ गया। इफ फीस वर रिकवर्ड ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अराइज। शायद जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसमें दोनों चीजें होंगी, 2 आंसर दिए हुए हैं ना, एक मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी ने टैक्स ऑडिट की, मैसर्स एबीसी की एंटायर ऑडिट फीस ले ली 25,000 रुपए की अप्रैल 20 में, पूरी की पूरी फीस ले ली। ऑडिट रिपोर्ट साइन की 25 मई को, ये डेफिनेटली एक इनडेटेडनेस है। टैक्स ऑडिट के अंदर, टैक्स ऑडिट में लिमिट निल है, रिलेटिव की इनडेटेडनेस अलाउड है 1,00,000 की, रिलेटिव की, आपकी तो हो नहीं सकती, आपने तो एडवांस ले लिया। लेकिन क्या आपका आंसर चेंज होगा प्रोग्रेसिव बेस पर है तो? हां, प्रोग्रेसिव बेस पर कोई मिसकंडक्ट नहीं है। नीचे वाला जो क्वेश्चन था ना हमने पहले जो पढ़ लिया, वो खाली प्रोग्रेसिव का था। प्रोग्रेसिव में कोई मिसकंडक्ट नहीं, ये हाउ एवर वाला आंसर आएगा। बट यदि प्रोग्रेसिव फीस नहीं है तो ये इंडेटेडनेस है, एडवांस को इंडेटेडनेस माना जाएगा और मिसकंडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 12 का, मिस्टर ई एंड कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक कंपनी की। कंपनी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में डील करती है। 2021 में ई ने 25,000 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा अपने बेटे के लिए। उसने पेमेंट नहीं की, बट कंपनी को कहा एडजस्ट कर लो मेरी जो 50,000 रुपए की फीस है उसमें से, तो ये तो एडवांस हो गया। लेकिन ये एडवांस कंपनी लॉ के अंदर बताई गई जो लिमिट है 1,00,000, उसके दायरे में आता है। जब ये उसके दायरे में आता है, क्या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं। और यदि लॉ अपनी लिमिट बताता है तो वो लिमिट लगती है, लॉ की लिमिट नहीं है देन काउंसिल गाइडलाइंस की लिमिट लगा दो। काउंसिल गाइडलाइन भी 1,00,000 की अलाउ करता है, कंपनी लॉ भी 1,00,000 की इंडेटेडनेस अलाउ करता है। मिस्टर ई
is permitted to continue the office as his indebtedness is within the permissible limit of 5 lakh as prescribed under section 141 subsection 3 clause D, and hence no misconduct arise under chapter 10 of Council General Guidelines 2008. तो ये दो सिग्निफिकेंट चेंज थे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर चैप्टर नंबर 8 में एंड चैप्टर नंबर 10 में। इसके बाद फिर इंस्टीट्यूट ने इसमें 5 नए चैप्टर और डाले। एक गाइडलाइंस ऑन टेंडर्स का, एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का, नेटवर्किंग गाइडलाइंस, लोगो गाइडलाइंस एंड गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस का। तो अब हमें ये 5 गाइडलाइंस और कवर अप करनी है। इनमें से गाइडलाइंस ऑन टेंडर ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। कहां पर? अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये ऑलरेडी हमारी वहां पर कवर है। अब बच गई 4 गाइडलाइंस। 4 गाइडलाइंस में से गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है, इसको हम सेपरेटली कवर अप करेंगे। अब बच गई कितनी? 3 यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर गाइडलाइंस, लोगो गाइडलाइंस एंड गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर गाइडलाइंस के साथ। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर गाइडलाइंस चैप्टर 14 में यूडीआईएन की गाइडलाइंस कवर हैं एंड एज पर दिस गाइडलाइंस यदि कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, जीएसटी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इशू कर रहा है या एनी अदर ऑडिट एश्योरेंस अटेस्टेशन फंक्शंस परफॉर्म करता है, देन उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इशूड होंगे हर एक डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट किया जाना जरूरी है। तो ये गाइडलाइंस चैप्टर 14 में कवर है दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस shall generate UDIN number for all kind of certification work। सर्टिफिकेशन के लिए डेट फिक्स की गई थी 1 फरवरी 2019 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स इशूड होंगे उन सब सर्टिफिकेट के ऊपर एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना जरूरी है। जितनी भी जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स उनके ऊपर यूडीआईएन नंबर जरूरी है। एंड एनी अदर ऑडिट एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन फंक्शन दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय हिम उसके ऊपर 1 जुलाई 2019 से यूडीआईएन नंबर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना जरूरी है, which made mandatory from the following date through the announcements which are published on the website of ICAI at the relevant times। So सर्टिफिकेशन वर्क यूडीआईएन नंबर जनरेट करोगे जो भी सर्टिफिकेट इशू करोगे। नंबर 2 जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं देन उसके लिए भी आपको यूडीआईएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूडीआईएन का कि कोई भी रिपोर्ट सर्टिफिकेट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही इशू ना कर दे या फिर फेक सर्टिफिकेट्स फेक ऑडिट रिपोर्ट्स को रोकना। जब हर एक डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट होगा ऑन द सेंट्रल पोर्टल तब जो ऑथेंटिसिटी है इन सर्टिफिकेट्स की रिपोर्ट्स की वो अपने आप
टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इंक्रीज हो जाएगी। विद दिस इंटेंशन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को जनरेट करना फॉर एवरी सर्टिफिकेट, फॉर एवरी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, फॉर एवरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर ऑडिट एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन फंक्शन मैंडेटरी किया गया फ्रॉम डिफरेंट डेट्स। सबसे पहले सर्टिफिकेशन के लिए इसको मैंडेटरी किया गया 1 फरवरी 2019 से। देन जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैंडेटरी किया गया 1 अप्रैल 2019 से। देन ऑल अदर ऑडिट एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन फंक्शंस के लिए मैंडेटरी किया गया 1 जुलाई 2019 से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम में ही आया हुआ है। नवंबर 20 के एग्जाम में आया था 4 मार्क्स का। मिस्टर कुशल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 दैट आर फाइल्ड ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर बट विदाउट जनरेटिंग UDIN on the ground that there is no field for mentioning UDIN on digitally signed online reports. Is the contention of Mr. Kushal valid? Give your comments with reference to Chartered Accountant Act and schedules thereto. Contention is not valid as non-generating the UDIN. It amounts to professional misconduct under clause 1 part number 2 of second schedule, being violation of Council General Guidelines 2008. So ये UDIN की गाइडलाइंस थी एज पर चैप्टर नंबर 14। नाउ इसके बाद गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग वो हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। लोगो गाइडलाइंस, लोगो गाइडलाइंस की एक लोगो जो ICAI ने इशू कर रखा है फॉर कॉमन यूज, आप इस लोगो को यूज कर सकते हैं। दिस लोगो कंसिस्ट ऑफ लेटर CA with a tick mark inside a rounded rectangle with white background. मैं आपको एग्जैक्ट लोगो दिखाता हूं। ये डिफरेंट लोगोस हैं जिसमें करेक्ट लोगो सिर्फ फर्स्ट वन है। यहां पर ये लोगो क्यों गलत हुआ, इसमें कलर चेंज है, इसमें बैकग्राउंड चेंज की गई, कलर चेंज किया गया, रोटेट किया गया, टिल्ट किया गया और ज्यादा रोटेट किया गया। आप CA इस वर्ड को जो मेंशन करेंगे ब्लू कलर में, रेक्टेंगल शेप में ये लोगो आएगा, राउंडेड जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं और कलर ब्लू एंड ग्रीन, जो टिक लगा हुआ है ए के ऊपर वो ग्रीन कलर का। The logo consists of letter CA with a tick mark inside a rounded rectangle with white background. Letter CA have been put in blue, the corporate color, which not only stands out on the background but denotes creativity, innovativeness, knowledge, integrity, trust, truth, stability, डेप्थ। अब आप कहेंगे ये ब्लू कलर के क्या मायने हैं? ये मायने हैं ब्लू कलर के। कॉर्पोरेट्स के अंदर भी ब्लू कलर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड ब्लू कलर इन सब चीजों का सिंबल है। उसके अलावा जो डाउन अप साइड डाउन टिक जो यूज की गई है, जनरली CA जब चेकिंग करते हैं तो ऐसे टिक मार्क लगा देते हैं। तो जो ये टिक है, it is used by chartered accountant, has been used to symbolize the wisdom and value of the professional. ग्रीन कलर जो इस टिक का कलर है, it signifies growth, prosperity, harmony and freshness.
members are encouraged to use the new logo as published in the guidelines. Do not change the design, colors, background. Refrain from rotating or tilting the logo. So ये लोगो की गाइडलाइंस हैं जो चैप्टर नंबर 16 के अंदर कवर अप की गई है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में। नेक्स्ट लास्ट गाइडलाइन जो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में कवर अप की गई है एंड दैट इज गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। क्या एक प्रैक्टिसिंग सीए कॉर्पोरेट मींस एक कंपनी बना करके प्रैक्टिस कर सकता है? आपको ध्यान हो जब इनिशियली हमने सेक्शंस पढ़े थे तो उसके अंदर एक सेक्शन हमने सब इनिशियल लेक्चर्स के अंदर कवर अप किया था जिसके अंदर यह स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि एक प्रैक्टिसिंग सीए कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसका मैंने आपको कहा था लेटर ऑन मैं आपको इसकी गाइडलाइंस भी कराऊंगा। सेक्शन 25 कंपनीज नॉट टू एंगेज इन अकाउंटेंसी कि नो कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एल्सवेयर शैल प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस अलाउ किया गया। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखते हुए जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको देखते हुए फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 4 में जो सर्विसेज हैं विच अ प्रैक्टिसिंग सीए कैन रेंडर, उसके लिए एक प्रैक्टिसिंग सीए एक कंपनी बना सकता है। उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, अलाउ किया गया है। लेकिन उस कंपनी को जब कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड करा लिया जाएगा देयर आफ्टर आपको आईसीएआई के पास भी उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और कुछ डिक्लेरेशंस देनी होंगी एंड उस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सर्विसेज को रेंडर किया जा सकता है और कंपनी की फॉर्म में आप किसी दूसरी एंटिटी को, जिस एंटिटी को आप अपनी प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, आप उस कंपनी को ये सर्विसेज एज सच रेंडर नहीं करेंगे। Guidelines for corporate form of practice to empower the members to face the emerging challenges in the service sector and to equip them for the opportunities in the non-audit service area. Council decided to allow the members in practice to render मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज इन कॉर्पोरेट फॉर्म। आप ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकते कॉर्पोरेट फॉर्म में, सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द आईसीएआई। काउंसिल डिसाइडेड टू अलाउ द मेंबर्स इन प्रैक्टिस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट विद इन द मीनिंग ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड। ये बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ एक्सक्लूसिवली किन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज एज परमिटेड बाय द आईसीएआई काउंसिल एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 4 एंड ये कंपनी कंप्लाई करे विद द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो नाउ अब मिस्टर एक्स ये एक प्रैक्टिसिंग सीए है, इनकी अपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक्स एंड एसोसिएट्स। क्या ये एक्स लिमिटेड नाम से कोई कंपनी बनाकर, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स लिमिटेड नाम से कोई कंपनी बनाकर, लाइक 1 पर्सन कंपनी बना ली इन्होंने, 1 पर्सन कंपनी बनाकर क्या ये कॉर्पोरेट फॉर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं? जी हां, सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई।
अब ये गाइडलाइंस क्या है? नंबर 1, नेम ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। इसका एक डिस्टिंक्ट नेम होगा जिसको आपको अप्रूव करवाना होगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। आपने पहले इस कंपनी के नाम को इंस्टीट्यूट से अप्रूव कराया, देयर आफ्टर फिर कंपनी लॉ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आप अप्रूवल करवाएंगे और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होगी। रजिस्ट्रेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द नेम एंड इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, देन आपको इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा विद द इंस्टीट्यूट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एथिकल कंप्लायंसेस, किस किस कंडीशंस को आपको इंश्योर करना होगा? फर्स्ट वन, वंस द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट एज पर द गाइडलाइन, कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी होंगी? नंबर 1, यदि इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर या प्रोप्राइटरशिप या फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर है किसी एंटिटी की, देन जिस एंटिटी के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, आप उस एंटिटी को कुछ सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की। कौन कौन सी? आप उनको इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग एंड अदर प्रोफेशनल असाइनमेंट्स विच आर प्रोहिबिटेड फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्म, जो सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, आप उनको दूसरे फॉर्म में रेंडर नहीं कर सकते। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो प्रैक्टाइजिंग सीए है, इनकी फर्म एक्स एंड एसोसिएट्स, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं MNO लिमिटेड नाम की एक लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हैं। क्या एक्स एंड एसोसिएट्स MNO को, इसकी होल्डिंग को, इसकी सब्सिडियरी को ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर कर सकती है? नहीं, सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड है। और वर्ड क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली भी नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकते। अब इनडायरेक्ट का क्या मीनिंग आ गया? जब सेक्शन 144 पढ़ोगे कंपनी एक्ट का, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। एक्स एंड एसोसिएट, मिस्टर एक्स ने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, 1 पर्सन कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या एक्स प्राइवेट लिमिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकती है MNO को? जवाब है नो। ये तो मिस्टर एक्स ही सर्विसेज दे रहा है इनडायरेक्टली। तो जो प्रोहिबिशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर लगी हुई है कि वो अपने क्लाइंट्स को, जिनकी वो ऑडिट कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोहिबिटेड है नहीं दे सकता, तो वो आप अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के नाम से भी नहीं दे सकते। सीलिंग ऑन नॉन ऑडिट फीस इज एप्लीकेबल इन अ रिलेशन टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो फीस है, ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी shall comply with clause 6 and 7 of part 1 of first schedule to the Chartered Accountant Act and such other directions as issued by the institute from time to time. Clause 6 and 7 solicitation का, development of website guidelines का, advertisement of professional attainments and services का। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को क्लॉज 6 एंड 7 की गाइडलाइंस का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। और इसके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी शैल गिव एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग देनी होगी, दैट इट शैल कंप्लाई विद द क्लॉज 6 एंड 7 of part 1 of the first schedule to the Chartered Accountant Act 1949 and such other directive as may be issued by the council from time to time. Object, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज करेगी? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. Management consultancy company
shall engage itself only in management consultancy and other services. उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी दी है that they shall render only the management consultancy and other services which are prescribed by the council pursuant to their power under section 2 subsection 2 clause 4 of Chartered Accountant Act 1949. तो यदि हम इन गाइडलाइंस को देखें, दो गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सिलेबस में इंक्लूड कर दी गई, लोगो गाइडलाइंस सिलेबस में इंक्लूड कर दी गई, बट मुझे लगता है इनके ऊपर एज सच क्वेश्चंस के फ्रेम होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। जो काउंसिल गाइडलाइंस के अंदर मेजर पॉइंट्स हैं जो चेंज वाले हैं कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू जिसमें चेंज आया, वो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 14। 8, 10, 14। 8 में कंपनी ऑडिट की लिमिट आ गई, 30 से ज्यादा नहीं हो सकती अब, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 पर्सन एंड डोरमेंट कंपनी। और चैप्टर नंबर 10 जिसमें इनडेटेडनेस की लिमिट आ गई, जिस लॉ के अंदर ऑडिट हो रही है उसमें लिमिट बताई गई है तो वो यूज करो, नहीं तो 1 लाख। चैप्टर नंबर 14 जनरेशन ऑफ यूडीआईएन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। लोगो गाइडलाइंस की मैं बात करूं या कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस की बात करूं, एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते एज कंपेयर टू अदर गाइडलाइंस। हां, सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन फ्रेम करना चाहे तो एग्जामिनर डेफिनेटली फ्रेम कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। इसके जितने भी चेंजेस थे, मेन गाइडलाइंस थी, हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।